अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स विच आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी जो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे और उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स वही होते हैं ना जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया बॉडी में मौजूद हैं वो उनकी रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया उतने ही रहते हैं और रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो वो थोड़े से बैक्टीरिया को फिर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो आकर किल कर देता है। सो बैक्टीरियल राइबोसोम्स क्योंकि हमारे पास डिफरेंट होते हैं मेलियन से, हमें पता है वो 70 राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए ये वाले एंटीबायोटिक्स जो हैं सिर्फ बैक्टीरिया के राइबोसोम्स पर एक्ट करेंगे, इसलिए ये मेमेलियन टॉक्सिसिटी शो नहीं करते। एक्सेप्ट क्लोरामफेनिकोल, हम कहते हैं क्लोरामफेनिकोल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के चूंकि जो राइबोसोम्स है दे आर सिमिलर टू द बैक्टीरियल राइबोसोम्स, तो इट एक्ट्स ऑन द क्लोरामफेनिकोल आल्सो एक्ट्स ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स एंड कॉज सम टॉक्सिसिटी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम वाइज हम डिवाइड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर को। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बहुत वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज को करें, मॉडरेट स्पेक्ट्रम एंड देन नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दो हैं हमारे पास, टेट्रासाइक्लिन्स और क्लोरामफेनिकोल। बट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो भी हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये भी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, बट दे आर नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक, दे आर बैक्टीरियोसिडल। दैट्स वाई हम इसे इस क्लासिफिकेशन से अलग जो है वो पढ़ते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दिया कि ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। टेट्रासाइक्लिन्स और क्लोरामफेनिकोल मॉडरेट स्पेक्ट्रम में हम कहते हैं मैक्रोलाइड्स एंड कीटोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स में एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। कीटोलाइड्स इज आल्सो स्ट्रक्चरली सिमिलर टू मैक्रोलाइड एंड इट इंक्लूड्स टेलिथ्रोमाइसिन। Then there is नैरो स्पेक्ट्रम में हम कहते हैं लिंकोसामाइड्स, स्ट्रेप्टोग्रामिड्स एंड ऑक्साजोलिडीनेंस आता है। लिंकोसामाइड्स में क्लिंडामाइसिन, स्ट्रेप्टोग्रामिड्स में हम कहते हैं दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है, क्विनोप्रिस्टिन एंड डाल्फोप्रिस्टिन। और ऑक्साजोलिडीनेंस में हम एक ही पढ़ते हैं, लिनेजोलिड। अब हम इनको मोड ऑफ एक्शन सबके पढ़ेंगे क्या है। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने से पहले हम नॉर्मल प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। ये हमारे पास 30S राइबोसोम है, देयर इज 50S राइबोसोम। बैक्टीरिया के अंदर 70S राइबोसोम होता है। स्टेप 1 में क्या होता है कि जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए यानी जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लगाओ, ठीक है, उसको हम अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए भी कहते होते हैं। चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो है वो आकर ए साइट यानी एक्सेप्टर साइट के ऊपर बाइंड करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये पी साइट है और ये है ई साइट। नेक्स्ट स्टेप है 2, स्टेप 2 इज ट्रांसपेप्टाइडेशन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रोइंग चेन है ना उसके बीच में और इस अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, राइट। और ये चेन जो है वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, ये इसे हम स्टेप 2 या ट्रांसपेप्टाइडेशन कहते हैं। देन जो हमारे पास अमाइनो एसिड चेन जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये ट्रांसफर आरएनए जो है ये खाली रह जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए। और स्टेप 3 में हम कहते हैं एग्जिट हो जाता है फ्रॉम द ई साइड। स्टेप 4 में हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन होती है, यानी कि जो मैसेंजर आरएनए है वो फर्दर मूव करके अगले स्टेप पे मूव करता है ताकि न्यू ए साइड जो है वो एम्प्टी साइड प्रोड्यूस हो जिसमें न्यू ट्रांसफर आरएनए जो है वो आकर लग जाए। ट्रांसलोकेशन से कहते हैं इलोंगेशन होती है। टेट्रासाइक्लिन्स जो है वो स्टेप 1 को इनहिबिट करेंगे, दे विल इनहिबिट प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ऑन द ए या एक्सेप्टर साइट। और ये भी याद रखना है कि कौन कौन से सब यूनिट के साथ कौन कौन बाइंड करेगी। लाइक टेट्रासाइक्लिन जो है सिर्फ वो है 30S के साथ बाइंड करता है, बाकी सारे जो ड्रग्स हैं 50S के साथ करेंगे, ओके। अब जो टेट्रासाइक्लिन है इट विल बाइंड टू द 30S। क्लोरामफेनिकोल जो है 50S के साथ बाइंड करेगा, स्टेप 2 यानी ट्रांसपेप्टाइडेशन, और जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी है उसके साथ इंटरफेयर करेगा। जो स्टेप 3 है जो एग्जिट है वो करता है स्ट्रेप्टोग्रामिन। स्ट्रेप्टोग्रामिन की बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, एक तो ये एग्जिट साइट को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ओके, एग्जिट चैनल को जो है ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा कि जो हमारे पास नेसेंट पॉलीपेप्टाइड है वो वहां से जा ना सके, ठीक है। प्रोटीन जब निकल ही नहीं सकेगी, पॉलीपेप्टाइड निकल ही नहीं सकेगी, तो प्रोटीन की फॉर्मेशन भी जो है आगे नहीं हो पाएगी। दूसरा इसका फंक्शन ये होता है कि इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, यानी जो ट्रांसफर आरएनए बनाने वाला एंजाइम है ना वो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ट्रांसफर आरएनए जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। फ्री ट्रांसफर आरएनए जब नहीं होंगे तो अमाइनो एसिड्स को भी ट्रांसफर करके यहाँ पर नहीं ला सकेंगे। तो दीज आर 2 स्टेप्स या 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रेप्टोग्रामिन। देन ट्रांसलोकेशन स्टेप को कौन इनहिबिट करता है, मैक्रोलाइड्स, कीटोलाइड्स एंड क्लिंडामाइसिन, और ये 50S के साथ बाइंड करते हैं। जो हमारे पास लिनेजोलिड है ना, जो इनिशियल स्टेप होता है हमारे पास जिसमें हम कहते हैं कि 30S 50S राइबोसोम्स की असेंबली हो रही होती है, साथ में मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए सबकी जो असेंबली हो रही होती है ना बेसिकली इनिशियल स्टेप, उसको हम कहते हैं लिनेजोलिड जो है इनहिबिट करेगा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसकी असेंबली को ही प्रिवेंट करेगा, तो इनिशिएशन ही नहीं होगी। आखिर में बात जो आगे वो यही मैंने जो पहले बताई थी, क्लोरामफेनिकोल जो है माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स जिसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं उनके फंक्शन भी इनहिबिट करता है। बट टेट्रासाइक्लिन्स जो है उनका कोई मिनिमल इफेक्ट होता है मेमेलियन प्रोटीन सिंथेसिस पे, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं ये जब ह्यूमन सेल्स के अंदर जाएंगे ना, एंटर होंगे, तो ह्यूमन सेल्स क्या कर लेते हैं, वो इफ्लक्स पंप्स बना लेते हैं जिसके थ्रू ये इसको बाहर पंप कर देते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स का इतना इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं होता ऑन मेमेलियन सेल्स, सिर्फ क्लोरामफेनिकोल का आपने याद रखना है। और बाकी ये याद रखना है कि 30S के साथ बाइंड करते हैं, बाकी सारे 50S के साथ बाइंड करते हैं। वो काइनेटिक्स देखेंगे कि 2 तरीकों से बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाता है, या तो ये पैसिवली डाइफ्यूज होगा या फिर बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवली उसको एनर्जी के थ्रू अपटेक करेगा टेट्रासाइक्लिन्स को। ओरली देते हैं हम सारे टेट्रासाइक्लिन्स, बट एक्सेप्ट हम कहते हैं मिनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन एंड टाइगेसाइक्लिन, इन सबको हम IV देते हैं। Basically, tigecycline is a
डेरिवेटिव ऑफ मीनोसाइक्लिन, ये भी याद रखना। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है ओरली देते हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ ऐसे फूड्स दें जिसके अंदर मल्टीवैलेंट लाइक स्पेशली डाइवैलेंट कैटाइंस आए लाइक कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम, तो वो उसके साथ चिलेटर्स बना लेते हैं, चिलेट, ठीक है, चिलेटर्स बनाए थे, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाए थे टेट्रासाइक्लिन, सारी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसके बाद हम कहते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और मिल्क में भी, ब्रेस्ट मिल्क में भी अपीयर हो सकता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो है उसमें ये अवॉइड करना चाहिए टेट्रासाइक्लिन्स को। मेनली हम कहते हैं किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है, यानी जब भी रीनल इंपेयरमेंट होगी हमें इसकी डोज को चेंज करना पड़ेगा, बट डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन एंड टाइगेसाइक्लिन, यही तीनों जो है दीज आर एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल एंड दीज आर एक्सक्रीटेड इन फीसिस एंड दे डोंट नीड डोज चेंज व्हेन देयर इज रीनल इंपेयरमेंट। एक्टिविटी में हम कहते हैं क्योंकि ये हमें पता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। ग्राम नेगेटिव में जो स्पेशली जिनका हम जिक्र करते हैं दे आर रिकेट्शिया, क्लेमीडिया, माइकोप्लाज्मा, एच पाइलोरी एंड स्पाइरोचीट्स। रिकेट्शिया जो है इट बेसिकली कॉज रॉकी माउंटेन, स्पॉटेड फीवर या फिर टाइफस, दीज आर द टाइप्स ऑफ फीवर जिसमें मेरे पास साथ में रशेस और हेडेक्स वगैरह होते हैं। देन क्लेमीडिया जो है, ये क्लेमीडिया नमूनिया भी होता है और क्लेमीडिया जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है जिसमें पेन और जेनिटल डिस्चार्जेस वगैरह जो है वो होते हैं। देन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा हमारे पास नमूनिया भी होता है और इसमें भी जेनिटल यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं। एच पाइलोरी जो है वो हमारे पास स्टमक में अल्सर्स कॉज करता है एंड स्पाइरोचीट्स में हमारे पास जो है यहाँ पे साइफिलिस इंपॉर्टेंट है। देन प्रोटोजोआ को भी ये ट्रीट करेगा लाइक एमीबा या एमीबिक, एमीबियासिस हो जाए, या मलेरिया में भी तो जो प्लाज्मोडियम का प्रोटोजोआ, तो मलेरिया प्रिवेंशन के लिए भी यूज होते हैं। इसमें हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बेसिकली हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग है वो 6 to 8 आवर्स उनकी हाफ लाइफ होगी और इसमें हमारे पास टेट्रासाइक्लिन के ही डेरिवेटिव्स रहते हैं लाइक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है 12 आवर्स, इनमें हमारे पास पेमेक्लोसाइक्लिन आता है और मेथासाइक्लिन आता है। और लॉन्ग एक्टिंग जो है उनकी हाफ लाइफ होती है 16 to 18 आवर्स। इसमें हमारे पास ये दो ड्रग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। इसके अलावा हम कहते हैं मीनोसाइक्लिन का एक न्यू डेरिवेटिव है, इट इज अ रिलेटिवली न्यूअर ड्रग विच इज अ ग्लाइसिल साइक्लिन डेरिवेटिव ऑफ मीनोसाइक्लिन, इट इज कॉल्ड एज टाइगेसाइक्लिन। और एक न्यू ड्रग भी है और ये इसकी हाफ लाइफ भी जो है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 30 to 36 आवर्स। फिर हम कहते हैं कुछ रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरिया डेवलप करते हैं अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। दो मैकेनिज्म होते हैं उसके, एक तो इफ्लक्स पंप्स बना लेते हैं जो एक्टिवली टेट्रासाइक्लिन को सेल से बाहर पंप करेंगे और वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा, और दूसरा हम कहते हैं कि राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन्स बना लेते हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन को राइबोसोम के साथ बाइंड ही नहीं होने देता, टेट्रासाइक्लिन अपना एक्शन शो नहीं करते। हम कहते हैं सारे ड्रग जो है रेजिस्टेंस शो करते हैं, बट टाइगेसाइक्लिन जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं करता, लाइक इस ड्रग का एक्शन जो है बाकियों के मुकाबले में ज्यादा होता है। और लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज है जो टाइगेसाइक्लिन को भी रेजिस्टेंस शो करती हैं लाइक स्यूडोमोनास एंड प्रोटीज स्पीशीज, बट बाकी टेट्रासाइक्लिन्स के हवाले से ये ज्यादा एक्टिव होता है। अब इसी क्लिनिकल यूजेस क्या है, प्राइमरी यूजेस हमें पता है क्लेमीडिया, रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्मा नमूनिया में जो है ये यूज होते हैं टेट्रासाइक्लिन्स। और सिलेक्टिव सेकेंडरी यूजेस में क्या जाता है, सेकेंडरी यूजेस बेसिकली वो होते हैं जिसमें फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है वो कोई और होती है, बट एज अ बैकअप ड्रग जो है टेट्रासाइक्लिन्स यूज हो सकते हैं अगर इन केस फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग से कोई खतरा है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी या फिर उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है और वो पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में हम क्या करते हैं बैकअप ड्रग्स या सेकेंडरी ड्रग यूज करते हैं एज अ टेट्रासाइक्लिन, किसमें साइफिलिस में हम एज अ सेकेंडरी या बैकअप ड्रग देते हैं। इस तरह प्रोफाइलैक्सिस यानी कि टू प्रिवेंट द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो अटैक्स है उनको प्रिवेंट करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए। एक्ने में भी ऑब्वियसली हम एक्ने में इतना लाइक एंटीबायोटिक्स जो है टेट्रासाइक्लिन लो डोजेस में देते हैं, ओके। एंड देन देयर इज लेप्टोस्पायरोसिस, ये एक ऐसी डिजीज है जो कि एनिमल यूरिन से पास हो सकती है, इन्फेक्टेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी यूरिन होती है और इट कैन कॉज लाइक फीवर, चिल्स, मसल एक्स, हेडेक्स, रैशेस वगैरह। देन हम कहते हैं कि सिलेक्टिव यूजेस यानी एक एक ड्रग जो है वो क्या क्या काम करती है, लाइक टेट्रासाइक्लिन हम एच पाइलोरी जो स्टमक अल्सर्स कॉज करता है उसमें यूज करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन के बहुत ज्यादा यूजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसमें बस लाइम डिजीज जो है वो टिक बाइट्स के थ्रू स्प्रेड होती है। इसमें भी हम कहते हैं इनिशियली फीवर, रैशेस, चिल्स वगैरह होते हैं बाद में लेकिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पाल्पिटेशंस या आर्थराइटिस वगैरह हो सकता है। लाइम डिजीज में यूज होगा, एमीबियासिस में यूज होगा, मलेरिया के प्रिवेंशन में यूज होगा। इसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी हम कहते हैं, वैसे तो हम मैक्रोलाइड्स यूज करते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब ये है कि जो भी हॉस्पिटल सेटिंग में ना हो बल्कि बाहर किसी भी कम्युनिटी लाइक हाउस या स्कूल या किसी भी कम्युनिटी से एक्वायर्ड हो, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में हम कहते हैं मैक्रोलाइड्स एज फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस यूज किए जाते हैं, बट डॉक्सीसाइक्लिन आर आल्सो यूज्ड एज अल्टरनेटिव्स बट ओनली इनिशियली। मीनोसाइक्लिन जो है हम कहते हैं इट इज सिक्रेटेड इन द टीयर्स एंड स्लाइवा, जब हम लेते हैं ना ज्यादा डोजेस में तो ये टीयर्स स्लाइवा में सिक्रीट होता है, इसीलिए तो हम इसे कभी कभार किसी ओरल गम इन्फेक्शन हो गया, फिर आई इन्फेक्शन या लाइक बैक्टीरियल कंजक्टिव
मीनोसाइक्लिन जो है इसी तरह बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस वगैरह में यूज होती है। और इसके अलावा मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट क्या होता है कि अभी उसको सिम्टम्स तो शो नहीं हो रहे, बट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइक नोज या थ्रोट वगैरह में मेनिंजोकोकाई जो है उसके बैक्टीरिया मौजूद हैं, बट सिम्टम्स मौजूद नहीं है, तो वो होता है हमारा कैरियर स्टेट, उसको भी ये ट्रीट करता है। फिर हम कहते हैं डिमिक्लोसाइक्लिन जो है ये मेरे पास एडीएच जो है जो एक्शन शो करता है किडनी के ऊपर, उसको प्रिवेंट करेगा। यानी जब भी एडीएच के कोई ट्यूमर्स वगैरह है तो उसमें हम ये दे सकते हैं। टाइकीसाइक्लिन जो हमने पढ़ी है ये आईवी ड्रग है। ये हमने पढ़ा है ना कि ये रेजिस्टेंट कम होती है, इसमें कम रेजिस्टेंस शो होती है। तो ये जितने भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं लाइक मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, सॉरी दिस इज ए, देन देयर इज लाइक वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई, इन दोनों में यूज हो गया। इसके अलावा बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग ड्रग जो है उसमें यूज होता है एनारोब्स में, और क्लेमीडिया और माइकोबैक्टीरिया में भी यूज होता है, क्योंकि इसका जो एक्टिविटी है वो बहुत ब्रॉड है एज कम्पेयर टू द ट्राइटोसाइक्लिन्स। टॉक्सिसिटी देखी जाए तो जो डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन हमने ड्रग्स देखी थी वो वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी कॉज करती है, लाइक वेस्टिबुलर ईयर का जो सिस्टम है उसकी वजह से डिजीनेस और वर्टिगो जो है, ब्लैक बैलेंस जो है वो लॉस्ट हो जाएगा जीएच डिस्टर्बेंसेस में। हम कहते हैं माइल्ड नॉजिया डायरिया भी हो सकता है, और सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग एंटीरोकोलाइटिस भी हो सकता है। एंटीरोकोलाइटिस मीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों की इन्फ्लेमेशन। फिर सुपर इन्फेक्शन होते हैं। सुपर इन्फेक्शन बेसिकली एंटीरोकोलाइटिस भी जो है वो भी सुपर इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा है। सुपर इन्फेक्शन कहते हैं जब एंटीबायोटिक्स दें और उसकी वजह से जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द गट है वो उसकी ओवर ग्रोथ हो जाए, इसमें हम कहते हैं ओरल और वेजाइनल कैंडिडियासिस। ऑल ऑफ दीज आर नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द गट्स, बट ये ओवर ग्रोथ हो जाती है, ओरल और वेजाइनल कैंडिडियासिस हो सकता है। सी डिफिसाइल की वजह से हम कहते हैं कोलाइटिस होता है, और एस स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो सकता है। हम कहते हैं फीटस में टेट्रासाइक्लिन्स जो है प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर फीटस का एक्सपोजर हो जाए तो इट कैन कॉज टूथ इनेबल डिस्प्लेजिया। इसके अलावा बोनी ग्रोथ जो है वो नहीं होती, और बच्चों में हम कहते हैं क्राउन डिफॉर्मेशन जो है वो हो जाती है अगर 8 साल से कम बच्चों में दें तो। इसलिए हम प्रेगनेंसी लैक्टेशन और यंग चिल्ड्रन में जो है नहीं देते टेट्रासाइक्लिन्स। हेपेटिक नेक्रोसिस क्या होती है? एक तो प्रेगनेंसी में हेपेटिक नेक्रोसिस हो जाती है, और अगर किसी को पहले से हेपेटिक डिजीज है तो उसमें भी टेट्रासाइक्लिन विल कॉज हेपेटिक नेक्रोसिस। देन फनकोनी सिंड्रोम भी कंट्रीब्यूट करता है, और अगर किसी को पहले से रीनल डिजीज या किडनी डिजीज है तो उसमें वो उसको ज्यादा करता है। फानकोनी सिंड्रोम इज अ फॉर्म ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, यानी कि रीनल किडनी जो है वो एसिड को सिक्रीट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ब्लड में एसिड ज्यादा हो गया है। और फोटो सेंसिटिविटी यानी कि स्किन जो है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है टू यूवी लाइट, एंड दिस इज contributed by dimeclocycline. So this was tetracyclines. Thank you for watching.